हाय गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। सो ये जो पेपर है ये 2018 के मेंस का पेपर है। पार्ट 1 में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें मैंने स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टू सब्सक्राइब ऑल अबाउट्स यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। ओके सो गाइज, ये पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो जो हमें सेंटेंस दिया है ये पैसिव वॉइस में है और हमें इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हैज द कार बीन क्लीन्ड बाय द ड्राइवर? क्या कार ड्राइवर के द्वारा क्लीन की जा चुकी है, साफ की जा चुकी है, ये सेंटेंस का मतलब है। अब देखिए सेंटेंस में हैज बीन आ रहा है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। सो ऑप्शंस में भी डेफिनेटली हैज आएगा। ठीक है, अब हमें वो वाले ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं जिसमें हैज नहीं है। जैसे ऑप्शन 2, इसमें लिखा है डज द ड्राइवर क्लीन द कार, तो ये एक गलत ऑप्शन है, ये इसका एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता, आई मीन पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। सिमिलरली डिड द ड्राइवर क्लीन द कार, ये भी एक गलत ऑप्शन है। अब अगर आप ऑप्शन 1 देखो तो इसमें लिखा है हाउ हैज द ड्राइवर क्लीन द कार, यानी ड्राइवर ने कैसे कार को साफ किया है। सो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगा है कि क्या ड्राइवर कार को साफ कर चुका है। ओके, सो उसका ये एक गलत एक्टिव वॉइस है। ठीक है, हाउ की बात नहीं की जा रही है हमारे क्वेश्चन में, सो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट बचा ये हैज द ड्राइवर क्लीन द कार, ये एकदम सही है क्योंकि जब इसको आप पैसिव में करोगे तो हैज एज इट इज रहेगा और जो ये द कार है यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर हैज द कार बीन क्लीन्ड बाय द ड्राइवर, क्योंकि हैज है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पैसिव बनाते समय हैज बीन होता है या हैव बीन होता है। ठीक है, सो ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मोर ओवर अगर आपको एग्जैक्टली जो कहते हैं ना जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर याद नहीं भी हो तो भी आप ऑप्शन की मदद से कैसे कर सकते हो क्वेश्चंस को, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि देर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स और हमें उसका वन वर्ड देना है। द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि ऐसी साइंस जिसमें क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का टॉप मोस्ट पार्ट होता है, देर आर 3 पार्ट्स ऑफ अर्थ, फर्स्ट इज क्रस्ट, देन इट इज मेंटल एंड देन इट इज कोर। सो जो क्रस्ट है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम जियोलॉजी। ओके, Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. So यहाँ पे ये जो underlined words हैं इसकी जगह हमें कोई और ऑप्शन लगाना है जो यहाँ पर सही बैठता है और यदि ये सही है then we have to tick on no improvement. हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, Frost occurs in the northern part of the state as frequently than in the central part. इसमें ये कह रहा है कि जो फ्रॉस्ट होती है, जो बर्फ की एक चादर से जम जाती है किसी किसी स्टेट्स में जैसे जम्मू कश्मीर हिमाचल में, सो ये कहना चाह रहा है कि जो फ्रॉस्ट है वो जल्दी आती है, फ्रीक्वेंटली आती है नॉर्दर्न पार्ट में एज कंपेयर टू दी सेंट्रल पार्ट। सो देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे मोर फ्रीक्वेंटली देन। ओके, सो ऑप्शन जो 1 है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। एज सून एज फार एज, ये हम तब लगाते हैं जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं और वो सेम डिग्री में है, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि नॉर्थन में ज्यादा होता है सेंट्रल से, सो यहाँ पे हम मोर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू मेक इट अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। सो हमको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है जो भी सेंटेंसेस हमें दिए हैं उससे। पहले आप देख लो ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ए से स्टार्ट हो रहा हो, दैट मीन्स कि ए कैन नॉट बी द ओपनिंग स्टेटमेंट। सो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे पहले नंबर पे, बाकी के ऑप्शंस देखते हैं, यानी कि बाकी के सेंटेंसेस को रीड करते हैं। एन एक्सपीडिशनर हैड लेफ्ट इट सिटिंग ऑन द आइस व्हाइल ही विजिटेड अ रूकरी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बात हो रही है इट की, सो हमें नहीं पता कि इट क्या है, दैट मीन्स कि ये भी आपका ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता एंड यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन 4 एज वेल, क्योंकि एक्सपीडिशनर ने कोई चीज छोड़ दी जब वो आइस पे बैठा हुआ था। अब हमें ये नहीं पता ना क्या चीज छोड़ी, और कभी भी आपका जो पहला स्टेटमेंट होता है वो वेग नहीं होता, वो आपको एक डेफिनेट आंसर देता है आगे के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन एंटार्क्टिका 2 penguins found a video camera.
सो ये डेफिनेटली आपका एक पहला या ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, पर हम एक और जो लाइन है उसको भी पढ़ते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा। द पेंगुइन्स क्यूरियसली स्टेयर्ड डाउन एट द कैमरा। सो ये भी आपका पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पेंगुइन्स ने कैमरा को फाउंड किया होगा, उन्हें एक कैमरा मिला होगा, तभी तो वो उसकी तरफ देखेंगी ना। एग्जैक्टली समझ में आया आपको? सो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा होगा सी और दूसरा होगा डी। अब देखिए ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में है तो आप लोग आगे बिना पढ़े भी इसको टिक कर सकते हो, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सो पहले पेंगुइन्स को एक कैमरा मिला एंटार्क्टिका में, वो उसको उत्सुकता से देखने लगे कैमरे को, ठीक है। अब वो कैमरा वहां पे कैसे आया? सो एक एक्सपीडिशनर आया था, वो अपने कैमरे को वहां पे छोड़ गया या भूल गया। सो वहां पे इस तरीके से एक कैमरा आया। और लास्ट में आएगा ए, दे अपीयर टू बी पोजिंग फॉर सेल्फीज। ऐसा लग रहा था कि जो पेंगुइन्स हैं वो सेल्फीज के लिए पोज कर रही हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the most appropriate sequence from the given options to make a meaningful paragraph. So पैराजंबल का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ऑप्शंस में देख सकते हो सी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है, सी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है। सो हम लोग पहले सी को नहीं पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं ए, बी और डी में से फाइंड आउट करने की कि इसमें से स्टार्टिंग सेंटेंस या जिसको हम कहते हैं ओपनिंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है। मिसेस एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि मिसेस एडम्स किस चीज के लिए प्राउड है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है, ये सेंटेंस ए जो है, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है सेंटेंस में या पैराग्राफ में। एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन, और वो इंसिस्ट कर रही थी कि हर किसी को कि आप इसका इंस्पेक्शन करो, इसको चेक करो। सो सी और ए हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है बी और डी। द वॉल्ट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर। अब यहाँ पे एक वॉल्ट की बात हो रही है और उसकी कुछ विशेषता की बात हो रही है कि छोटी सी है और उसमें एक नए तरीके का पेटेंटेड डोर है। अब देखो अगर किसी चीज की विशेषता हो रही है तो उसको इंट्रोड्यूस भी करा गया होगा। दैट मीन्स कि बी जो है वो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन 4, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। द एल्मोर बैंक हैज जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट। एल्मोर बैंक जो है उसने एक नई सेफ लगाई है, एक वॉल्ट लगाई है। मिसेस एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। अब मिसेस एडम्स किसके लिए प्राउड है? उस वॉल्ट के लिए, ओके। और वो इंसिस्ट कर रही है कि आप इसका इंस्पेक्शन करो, लोगों से बोल रही है दैट एवरीवन शुड इंस्पेक्ट इट। अब बात हो रही है वॉल्ट की, वॉल्ट की विशेषता की बात हो रही है कि वॉल्ट जो है वो छोटी है, उसमें एक पेटेंटेड डोर है। इट हैड 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स थ्रोन साइमल्टेनियसली विद अ सिंगल हैंडल एंड हैड अ टाइम लॉक। यानी कि जो वॉल्ट है उसमें 3 बोल्ट्स लगे हुए हैं, एक सिंगल हैंडल है और एक टाइम लॉक है। सो ये वॉल्ट की और ज्यादा डीप में जाके विशेषताएं बता रही है, ओके। सो इसीलिए जो करेक्ट सीक्वेंस है वो होगा डी, ए, बी, सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। सो हमें जो यहाँ ईडियम दिया है, मुहावरा दिया है, हमें उसका करेक्ट मीनिंग बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। फुल ऑफ बीन्स। देखिए फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है लाइवली, इन हाई स्पिरिट, बहुत ही एनर्जेटिक, ओके। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है ये एकदम सही होगा। फुल ऑफ बीन्स दैट मीन्स लाइवली एंड एनर्जेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। सो हमें सेंटेंस में से वो सेगमेंट निकालना है, वो वर्ड्स निकालने हैं जहां पर ग्रामेटिकल एरर है। वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग अबाउट द फ्लड विक्टिम्स इन केरला। सो देखो वी हैव सफिशिएंट, ये एकदम ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट है, क्या है? फूड एंड क्लोथिंग है, ठीक है। अबाउट इज रॉन्ग। अबाउट क्या? अबाउट द फ्लड विक्टिम्स डजंट सूट है, ये होता फॉर द फ्लड विक्टिम्स, यानी कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए हमारे पास भरपूर मात्रा में फूड और क्लोथिंग है, तो ये करेक्ट होता। दैट मीन्स गलती है पार्ट 3 में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो यहाँ पे हमें विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताना है। एम्पैथी का मतलब होता है दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन विद द अदर पर्सन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रहेंड द इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आप अपने what we say in English that you are able to put yourself in the shoes of other person, so that is called empathy. एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना या किसी को एक्नॉलेज करना, किसी की चीज को, ओके। वार्मथ का मतलब होता है अफेक्शन दिखाना, प्यार दिखाना। सिंपैथी का मतलब तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि किसी के संग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके संग सिंपैथाइज कर पा रहे हो, उसके लिए संवेदना आप प्रकट कर पा रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स इमोशनली यू आर एक्टिव।
वहीं अपैथी का मतलब होता है कि आपको इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ रहा दैट व्हाट इज गोइंग ऑन विद द अदर पर्सन एंड यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट। सो इस हिसाब से देखें तो एम्पैथी का ऑपोजिट होगा अपैथी। ओके, एंड दिस इज द राइट आंसर। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment and if there is no need to substitute, select no improvement. So हमें देखना है कि यहाँ पे जो sentence दिया है ये correct है या नहीं है grammatically. Okay? Who was the first to declare that earth is round? यानी कि पहला कौन था जिसने ये declare किया that the earth is round? अब देखिए जो चीज universal truth होती है उसको हम हमेशा present में लिखते हैं। earth is round is a universal truth. Apart from this, अर्थ सिंगल है, मून सिंगल है, और जैसे ऐसी चीजें होती हैं उनके आगे हम लगाते हैं द सन, द मून, द अर्थ, वी हैव टू यूज इट लाइक दैट। ओके, सो इस वजह से द अर्थ इज राउंड एकदम करेक्ट है। आप ऑप्शंस देखो, एन अर्थ इज राउंड, एन नहीं आएगा, ये यहाँ पर एक डेफिनेट आर्टिकल की जरूरत है, सो एन गलत होगा। द अर्थ वर राउंड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एन अर्थ इज राउंड, अगेन एन आ गया जहाँ पे हमें चाहिए एक डेफिनेट आर्टिकल, सो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट में दिया है, हमें उसे डायरेक्ट में चेंज करना है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि वो जो बंदा है उसको अरेस्ट करना है। ऑप्शंस देखते हैं। द ऑफिसर सेड व्हाई डोंट वी अरेस्ट द फेलो। अब देखिए यहाँ पर ऑफिसर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, अगर वाई हमें लगाना होता तो यहाँ पर भी आपको वाई दिया होता कि हम उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। सो ये इसका जो पूरा मीनिंग है सेंटेंस का वो इसने गड़बड़ कर दिया है, सो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं। द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो, ये एकदम करेक्ट है क्योंकि आप इसको जब चेंज करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर कमांडेड, और यू कैन से द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। सो दिस इज राइट। बाकी के देखते हैं। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड, देखिए रिक्वेस्ट तो नहीं करी, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर, सो ये गलत हो जाएगा। द ऑफिसर सेड टू द फेलो अरेस्ट हिम, यानी कि ऑफिसर ने फेलो से बोला, एक बंदे से बोला कि उसको अरेस्ट करो, सो ये भी गलत है। ऑफिसर ने बोला कि वो जो पर्टिकुलर बंदा है उसको अरेस्ट करना है, ना कि ऑफिसर ने बंदे से बोला कि अरेस्ट करो उसको। ओके, सो इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. यानी कि ये जो segment है will be का, अगर ये सही है तो no improvement को चूज करना, अदरवाइज हमें इसको ठीक करना है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। If the bus had not broken down, we will be at home now. इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये इफ कंडीशनल है, अगर आप लोगों ने इफ कंडीशनल्स पढ़े होंगे आप तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आप इसकी हिंदी पढ़ के और फिर करने को सोचोगे कि अगर आपने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया फिर कर पाओगे तो चांसेस है कि कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो इसलिए आप लोग इफ कंडीशनल जरूर पढ़ना प्री में और खासकर मेंस में, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। अब देखिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है कि ये कहना चाह रहा है कि पास्ट में कोई काम नहीं हुआ, यानी कि अगर बस नहीं टूटी होती तो हम अभी तक घर पहुंच गए होते, यानी कि बस जो है वो टूट गई थी। ठीक है, सो अगर इफ से हैड नॉट में कोई वर्ड आ रहा है, हैड नॉट में कोई भी क्रिया हो रही है, इसका मतलब वो काम नहीं हुआ है। ओके, सो हमेशा इस तरीके के, जैसे अगर हैड नॉट आ गया या हैड आ गया, सो यहाँ पर आपको वुड हैव बीन यूज करना होता है। ओके, सो यहाँ पर आएगा इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी वुड हैव बीन एट होम नाउ। अगर बस नहीं टूटी होती तो हम घर पहुंच गए होते, यानी कि बस टूट गई है। ओके, सो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। बाय माई ओपिनियन इट इज बेटर टू कैंसिल द ट्रिप ड्यूरिंग दिस मॉनसून, यानी कि मेरे ओपिनियन के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे मत के अनुसार बेटर होगा कि हम ट्रिप को कैंसिल कर दें मॉनसून के टाइम पे। सो हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। देखो बाय माई ओपिनियन तो गलत है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता, ये एक एग्जैक्ट एक फ्रेज होता है। ठीक है, इन माई ओपिनियन ये आपको एज इट इज याद रखना है। आप ये मत कहना कि मेरे ओपिनियन से होता है, में नहीं होता, हर चीज की हिंदी ट्रांसलेशन से नहीं होता है। यहाँ पर आपको कोई चीजें एज इट इज याद भी रखनी पड़ेंगी, जैसे आप इडियम्स याद रखते हो इसी तरीके से आपको कुछ फ्रेजेस याद रखने हैं जो हमेशा उसी तरीके से प्रयोग में आते हैं। सो इन माई ओपिनियन इज करेक्ट हियर। इन माई ओपिनियन इट इज बेटर टू कैंसिल द ट्रिप ड्यूरिंग दिस मॉनसून।
सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इन माय ओपिनियन होता है. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. सो सेंटेंस हमको पैसिव वॉइस में दिया है, एक्टिव में चेंज करना है. प्रिपरेशंस वर बीइंग मेड फॉर द स्पोर्ट्स मीट एट द स्कूल. यानी कि स्कूल में जो स्पोर्ट्स मीट है उसके लिए प्रिपरेशंस की जा रही हैं. यहाँ पर लिखा है वर बीइंग मेड. अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज होता है जहां पर वर, वॉज प्लस बीइंग लगा हो, ओके, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, यानी कि वो क्रिया हो रही है. प्रिपरेशंस वर बीइंग मेड, प्रिपरेशंस की जा रही थी. ओके, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सो देखिए, अगर आपको पता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, सो आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू करो. अपन शुरू करते हैं ऑप्शन डी से. दे हैव मेड प्रिपरेशंस. सो ये गलत है क्योंकि ये आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. सिमिलरली दे हैव स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन. यहाँ पे स्टार्ट वर्ड का ही यूज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये भी एक गलत ऑप्शन है. दे वर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द स्पोर्ट्स मीट एट द स्कूल. ये एकदम सही है, पर हम ऑप्शन 1 भी देखते हैं. दे हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशंस. देखिए हैव बीन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर हमको एक जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो बनाना है जो आपका वर मेकिंग से एग्जैक्टली बन रहा है. ये एकदम जो कहते हैं ना रिडंडेंट है, इतना लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. दे हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशंस, वो प्रिपरेशंस कर चुके थे, इस तरीके से नहीं होगा, ये एकदम करेक्ट है. दे वर मेकिंग प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस वर बीइंग मेड. आप देखो ये सिर्फ 4 वर्ड्स का ही इसमें था, बाकी तो एग्जैक्टली सेम है ना. सो कभी कभार क्या होता है, बड़े सेंटेंसेस देख के हम डर जाते हैं. आपको जब भी एक्टिव पैसिव करना हो, आप सिर्फ देखो कि उसमें वर्ब कौन सी है और उससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व 99% केसेस में हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सो यहाँ पर हमें ऑप्शन चूज करना है कि बेस्ट कौन सा होगा. भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन डैश व्हेन ही वाज 16. जब भानु 16 साल का था तब उसने एक एयरप्लेन का वर्किंग मॉडल तैयार किया था. ठीक है, अब देखिए आप लोग कभी भी मन से अज्यूम मत करना कि भानु लड़का है या लड़की है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि राजेश को भी वो लड़की बना देंगे या प्रिया को वो लड़का बना देंगे. ऐसा रीजनिंग में बहुत होता है. ठीक है, जब आपको ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में भी वो ऐसा कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप कितना अटेंटिव हो. आपको यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, इन ऑप्शंस को देख के कि यहाँ पे हमें उसका जेंडर डिसाइड करने का क्वेश्चन है. यहाँ पे उनको वो ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे अवर सेल्फ्स लिख दोगे कि हिम सेल्फ लिखोगे, राइट. सो यहाँ पर देखो लिखा है व्हेन ही वाज 16. भानु ने वर्किंग मॉडल बनाया था एयरप्लेन का जब वो 16 साल का था. ही से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा. इट तो हो नहीं सकता क्योंकि भानु के लिए इट नहीं यूज कर सकते. इट आप चाइल्ड के लिए यूज कर सकते हो क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं पता होता कि वो बॉय है या गर्ल है. सिमिलरली वन हम तब यूज करते हैं जब वन से ही सेंटेंस दिया हो. ओके, एंड हर लड़की के लिए यूज करते हैं. सो हिमसेल्फ इज द राइट आंसर हियर. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. सो यहाँ पे अगेन पैराजंबल का एक क्वेश्चन है. आई कॉट अ स्नेक वंस. मैंने एक बार एक स्नेक पकड़ा था. दैट वेल इज फुल ऑफ स्नेक्स. किसी एक कुएं की बात हो रही है जिसमें बहुत सारे सांप हैं, सांप से ही भरा है वो कुआं. आई कॉट इट बाय इट्स टेल. मैंने उसे, यहाँ पे देखो इट आ रहा है, इसका मतलब ये पहला आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता. ये नहीं पता चल रहा हमको कि इसने किसको एक टेल से पकड़ा है. ठीक है, सो सी वाला ऑप्शन हम हटा देते हैं. आई कॉट इट बाय इट्स टेल एंड ड्रॉप्ड इट इन दी ओल्ड वेल. मैंने उसको उसकी पूंछ से पकड़ा और उसे पुराने वाले कुएं में डाल दिया. Whenever we catch one, instead of killing it, we drop it in the well. जब भी हम एक पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं हमें इस सेंटेंस से नहीं पता चल रहा है. जस्ट बिकॉज मैं पहले वाले सेंटेंसेस पढ़ चुकी हूँ तो मुझे पता है कि स्नेक की बात हो रही है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली इस सेंटेंस को पढ़ो देन यू कैन नॉट अज्यूम कि वन किसके लिए है. दैट मीन्स कि आपका जो भी सेंटेंस डी से अगर स्टार्ट होता तो वो भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होता. बट सिंस ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, सो वी कैन लीव इट. Whenever we catch one, instead of killing it, we drop it in the well. हम जब भी एक पकड़ते हैं सांप को, उसको मारने की बजाय हम उसको कुएं में डाल देते हैं. सो डी और सी से स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होगा. अब देखते हैं. That well is full of snakes. I caught a snake once. इन दोनों में से आपको चूज करना है कि बेटर जो है कौन सा साउंड कर रहा है. सो देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट होगा मैंने एक बार एक सांप पकड़ा. आप इसको ऐसे समझो क्योंकि ये एक्चुअल में बता रहा है कि चीज स्टार्ट कैसे हुई होगी. कोई भी डायरेक्ट वेल की बात नहीं करेगा और जबकि दैट यहाँ पे यूज हो रहा है.
इसका मतलब ये है दैट कभी भी आप लोगों का फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आता, सो बी भी आपका ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, आप बी वाला ऑप्शन भी हटा सकते हो। सो आपका आंसर होगा ए सी बी डी। एक बार पढ़ते हैं पूरा। आई कॉट अ स्नेक वंस, मैंने एक बार एक स्नेक पकड़ा। आई कॉट इट बाय इट्स टेल, मैंने उसे उसकी टेल से पकड़ा और उसे पुराने वाले कुएं में डाल दिया। अब जो पुराना वाला कुआं है ये उसकी बात हो रही है, दैट जो है ये ओल्ड को सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे। दैट वेल इज फुल ऑफ स्नेक्स, जो पुराना वाला कुआं है वो पूरा सांपों से भरा हुआ है, और जब भी हम कोई सांप पकड़ते हैं उसको मारने की जगह हम उसको वेल में डाल देते हैं। सो दिस इज द राइट सीक्वेंस। Select the most appropriate sequence from the given options to make a meaningful paragraph. Again para jumble का question है। There were mangoes lying beside him. So यहाँ पे him की बात हो रही है, that means हमें नहीं पता कि ये किस इंसान के बारे में बात कर रहा है, so ये आपका opening statement नहीं होगा। Next देखते हैं। She looked at mangoes longingly. अब she किसके लिए लिखा है, we don't know this, so B भी आप लोगों का ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, इसको भी मैं हटा देती हूँ। अब देखिए कई बार ऑप्शंस इतने सरल वो लोग डाल देते हैं कि आप देखो इसमें आपको तुरंत पता चल गया कि इसका आंसर 4 होगा, फिर भी एक बार आप लोग कंफर्म करने के लिए पढ़ना जरूर जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में काफी टाइम रहता है, आप लोग आराम से सोच समझ के क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। एसएससी का जो इंग्लिश है काफी सरल होता है, 2 आवर का आप लोगों को टाइम मिल रहा है, सो हड़बड़ी में आपको टिक नहीं करना है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री। सो रोमी नाम के इंसान की बात हो रही है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और हमेशा ही भूखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए, देयर वर सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम। उसके बगल में या उसके पास में कुछ मैंगोज, कुछ आम पड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ही वो उसको खाने लगा, जैसे ही वो मैंगो को खाने लगा, कमला आ गई। और नेक्स्ट होगा, कमला ने मैंगोज को लॉन्गिंगली देखा। लॉन्गिंगली यानी कि एन अर्नेस्ट डिजायर, किसी चीज को खाने की डिजायर या लालसा, सो उसने मैंगोज को उस तरीके से देखा। अब मान लो चलो लालच भरी नजरों से देखा, सो ये एकदम परफेक्ट आपका सीक्वेंस बन रहा है एंड दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्लीज शेयर योर क्लास नोट्स विथ मी। अपने जो क्लास नोट्स हैं वो प्लीज मेरे साथ शेयर करो। सो देखो जब भी आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, सेंटेंस प्लीज में है, सो आपको सिंपली लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में टू के साथ उसको लगा के पूरे सेंटेंस को एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है टू जिसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बाकी किसी में वो बात भी नहीं कही जा रही है जो हमको अपने एक्टिव वॉइस में दी गई है या क्वेश्चन में दी गई है। यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर नोट्स विद मी, ये एकदम परफेक्ट है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। राहुल बोल रहा है या राहुल ने बोला मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। सो यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो है आपकी पास्ट में, और जब भी ऐसा होता है तो सेंटेंस जो वो बंदा बोल रहा है उसमें भी वर्ब आपकी पास्ट में हो जाएगी, ठीक है, और इसको दैट से कनेक्ट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा वहां पे आपको लिखना है राहुल सेड दैट आई कुड स्पीक फ्रेंच, और ऐसा सिर्फ आपके ऑप्शन 3 में है, दैट मीन्स ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन देखो, ही कैन, कैन नहीं होगा, पास्ट में अपन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ही शुड, सो देखो कैन से शुड बनने का सवाल ही नहीं होता, अगर यहाँ पे ही आई शैल होता तो फिर यहाँ शुड होता, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे राहुल सेड दैट आई कैन, सो आई नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर अगर आए है तो हमें ही में उसको चेंज करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स आंसर 3 इज द करेक्ट वन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। सो यहाँ पर जो ईडियम दिया है हमें उसका करेक्ट मीनिंग बताना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क अबाउट द नेचर ऑफ हिज जॉब। बहुत लंबे समय तक उसने अपनी पत्नी को, उसने अपनी वाइफ को अंधेरे में रखा अपने जॉब के नेचर के बारे में कि वो क्या काम करता है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। सो यहाँ पर हम सेंटेंस बाय सॉरी ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। इन द डार्क, इन द डार्क इन हाई पोजीशन, नो। इन द डार्क का मतलब होता है किसी को अंधेरे में रखना, किसी को सच्चाई से वाकिफ ना कराना, किसी को सच ना बताना, या फिर उसे इग्नोरेंस में रखना। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो 3 है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट which is having grammatical error. Everything has become very expensive these days.
इसमें बात हो रही है कि आज के ज़माने में सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। एवरीथिंग हैज़ बिकम आएगा, यहाँ पे बिकेम नहीं होगा क्योंकि बिकेम होता है पास्ट फॉर्म और हमें यहाँ एक प्रेजेंट फॉर्म की ज़रूरत है। सो द एरर इज इन पार्ट 2. Select the most appropriate word for the given group of words. So यहाँ पे हमें one word बताना है. The cultivation of grapevines. So grapevines के cultivation को कहते हैं viticulture. बाकी के options देख लेते हैं. Agriculture, so you all know, जो normal खेती होती है उसको बोलते हैं. इसके अलावा जो भी grains है, food grains को produce करना, that is called agriculture. Horticulture में basically आपके जो flowers हैं, fruits हैं, vegetables हैं, garden cultivation की जो कला होती है या जो उसको कल्टीवेट करने को जो बोलते हैं, दैट इज हॉर्टिकल्चर. सेरिकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स. सो विटिकल्चर इज द राइट आंसर. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सो हमें यहाँ पे सिमिलर वर्ड बताना है. एविडेंस. एविडेंस का मतलब होता है कोई सबूत, ठीक है. अब हमें यहाँ पे देखना है ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा बैठता है इसमें. इंडिकेशन. इंडिकेशन का मतलब होता है किसी तरफ कोई इशारा देना, कोई हिंट देना. रेफ्यूटेशन यानी कि किसी एक चीज को फॉल्स बता देना, डायरेक्टली रिफ्यूज कर देना कि नहीं जो थ्योरी आप दे रहे हो वो एकदम गलत है. डिनायल का मतलब किसी चीज के लिए डिनाई कर देना, साफ उसको मना कर देना. कंसीलमेंट मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, सच को कंसील करना, उसको दबाना. सो इस तरीके से अगर देखें तो जो मोस्ट सूटेड या मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम जो होगा एविडेंस का वो होगा इंडिकेशन. ओके. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है. She told the villagers that she would not rest till she had solved their water problem. उसने विलेजर्स से कहा वो तब तक रेस्ट नहीं करेगी जब तक वो उनके पानी की प्रॉब्लम को नहीं सुलझा देती. सो शी सेड टू विलेजर्स का तो आएगा शी सेड टू विलेजर्स, यानी कि शी टोल्ड विलेजर्स का आएगा शी सेड टू विलेजर्स. दैट मीन्स हम उस बेसिस पे कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते. आगे देखते हैं. अब देखिए जब ये अपने आप के बारे में बोलेगी कि मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगी जब तक आपकी पानी की प्रॉब्लम नहीं सुलझ जाती, दैट मीन्स कि यहाँ पे आई करके संबोधित होगा, ठीक है. जब हम इसको डायरेक्ट में लिखेंगे तब वो अपने बारे में बात कर रही है, सो यहाँ पर आई आएगा. तो अब वो ऑप्शन हटा दो जिनमें शी लिखा है. सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 कैन बी एलिमिनेटेड ऑन दिस बेसिस. नाउ वी हैव टू रेप्लिकेट द एग्जैक्ट सेंटेंस. यहाँ पे वो बोल रही है शी वुड नॉट रेस्ट टिल शी हैड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और ऑप्शन 4 में लिखा है आई वुड नॉट रेस्ट टिल आई एम सॉल्विंग अवर वाटर प्रॉब्लम. सो आई एम सॉल्विंग या नहीं आएगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आपका है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट जब आप चेंज करोगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा. दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. सो अगेन हमको ये देखना है कि ये सही तरीके से यूज हुआ है या नहीं हुआ है. भानु प्रॉमिस्ड दैट ही वुड हैव कम टुडे बट ही हैजंट अराइव्ड येट. भानु ने प्रॉमिस किया था कि वो अभी तक आज आएगा लेकिन वो नहीं आया. सो यहाँ पर जब इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं ये कंडीशनल्स के तरह ही है. इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये उसी तरीके से बनता है. ये यहाँ पर आएगा ही वुड कम टुडे बट ही हैज नॉट अराइव्ड येट. एक में आपका हैज या हैव यूज होता है और दूसरे में वुड से सेंटेंस को जोड़ा जाता है, ठीक है. सो उसने प्रॉमिस किया था कि वो आएगा परंतु वो नहीं आया. ओके. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. सो हम ये सेगमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ठीक ऑप्शन क्या होना चाहिए. यहाँ पर एक कॉमा आएगा, फुल स्टॉप नहीं होगा. इफ ही इज मोर केयरफुल ही वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट. यदि वो ज्यादा सतर्क होता, ज्यादा सावधान होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता. दैट मीन्स वो सावधान नहीं था और उसका एक्सीडेंट हुआ है. ये इफ कंडीशनल का क्वेश्चन है. 3 तरीके की कंडीशंस होती हैं इसमें. सो आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि आप एक बार इनको जरूर पढ़ लेना अच्छे से. आपने एक और क्वेश्चन इसका देखा था, ये 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में हमको मिल गए सेम पैटर्न पे, ठीक है. इसका आंसर होगा इफ ही हैड बीन मोर केयरफुल. यहाँ पर ये पास्ट में होता है हैड बीन और तब आएगा वुड नॉट हैव. ओके. सो यदि वो ज्यादा सावधान होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता. ये पूरा पास्ट में चलेगा. सो इफ ही हैड बीन मोर केयरफुल इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. सो सेंटेंस हमें दिया है एक्टिव वॉइस में और हमें उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है. डॉक्टर्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट की कंडीशन का लगातार जायजा ले रहे हैं. सो आर एंड आईएनजी फॉर्म, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. जब ये चेंज होगा पैसिव में, सो यहां से आएगा द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय द डॉक्टर.
सो आपको ये तो पता है कि जब भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं पैसिव वॉइस, सो इज बीइंग वहाँ पे यूज होता है या आर बीइंग यूज होता है। इन ऑल बीइंग जो वर्ड है वो आना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा हो रहा है सिर्फ ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 3 में। सो हम दोनों ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय द डॉक्टर्स, ये एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे लिख रहा है द कंडीशन ऑफ द डॉक्टर्स इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर्स की कंडीशन को मॉनिटर कर रहा है। सो ये गलत हो जाएगा। ये जो 2 ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिमिलर वर्ड यहाँ पर हमें देना है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू समथिंग, किसी चीज का अपोज भी हो रहा हो, किसी चीज के विरोध में भी कहा जा रहा हो, बट स्टिल उस मार्ग पे चलते जाना, उसको कंटिन्यू करना, ओके, इवन आफ्टर द ऑपोजिशंस, इट इज कॉल्ड परसिस्ट। आपने एक वर्ड सुना होगा परसिस्टेंस। किसी पूछा जाता है ना कि आपकी वीकनेस क्या है या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो लोग बोलते हैं आई एम वेरी परसिस्टेंट। उसका मतलब यही होता है कि कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ओके। अब यहाँ पर हमें सिनोनिम देना है। सो कंटिन्यू ऑब्वियसली ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शंस जैसे सीज, सीज का मतलब होता है किसी चीज का रुक जाना। हॉल्ट का मतलब होता है एब्रप्टली कोई चीज स्टॉप हो जाना। फॉरगेट का मतलब भूल जाना। सो इन तीनों का यहाँ पर कोई भी सिनोनिम वर्ड नहीं है, एंड दैट मीन्स कंटिन्यू इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है हमें वो चुनना है। यहाँ पर आप देखो लैटिट्यूड एकदम करेक्ट है, लेटरल की स्पेलिंग भी ठीक है। लेटर, अब देखो लेटर दो होते हैं, एक होता है LATER यानी कि बाद में, और एक होता है LATTER यानी कि एक होता है फॉर्मर और एक लेटर। जैसे कि मैंने बोला राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, द लेटर इज स्मार्टर देन द फॉर्मर वन, यानी कि राम एंड श्याम दो भाई हैं, और जो लेटर वन यानी कि जिसका नाम मैंने बाद में लिया वो पहले वाले से यानी कि फॉर्मर से ज्यादा स्मार्ट है। सो यहाँ पे लेटर हमने यूज किया श्याम के लिए, ओके। और एक होता है LETTER लेटर, यानी कि जो हम खत लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। सो ऐसा मत सोचना कि ये गलत है, दिस इज ऑल्सो राइट स्पेलिंग। लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब होता है बहुत ही थका हुआ फील करना, आलसी सा महसूस करना। लेकरडेसिकल, ओके, वो इसके सिनोनिम होता है। और यहाँ पर लिथार्जी की स्पेलिंग होती है LETHARGY, LE would be the right answer, that means कि ये गलत स्पेलिंग है। Identify the segment in the sentence which contains grammatical error. So हम सेंटेंस पढ़ते हैं और देखते हैं ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस, ये यहाँ पे लिखा है 4th पे, ये एकदम करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेगमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप मैचेस ऑर्गेनाइज कराना, इम्प्लाई दैट रेन्स कैन बी अ कॉन्स्टेंट थ्रेट, वो इस चीज को इम्प्लाई करता है, ये चीज अपने आप इम्प्लीकेट हो जाएगी या ये चीज अपने आप लागू हो जाएगी कि जो रेन्स है, जो बारिश है, वो एक कांस्टेंट थ्रेट बना रहेगा, लगातार एक खतरा मंडराता रहेगा बारिश का। सो यहाँ पर ये जो इम्प्लाई है ये हमने यूज किया है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग है यहाँ पे सिंगुलर, दैट मीन्स यहाँ आएगा इम्प्लाइज, ओके। सो यहाँ पर गलती है, दैट मीन्स इम्प्लाई की जगह होना चाहिए था इम्प्लाइज। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड implies that rains can be a constant threat. So आपकी जो गलती है वो है ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हु कैन हेल्प मी विथ मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स में कौन हेल्प कर सकता है। हु चेंज होता है पैसिव में बाय हुम में। सो बाय हुम आपके सेंटेंस में जरूर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में नहीं आ रहा है। बाकी के दोनों देख लेते हैं। बाय हुम वॉज आई हेल्प्ड इन मैथमेटिक्स। सो वॉज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट में, और यहाँ पे वॉज आ रहा है, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। So in this way we can imply that answer 2 is the correct option. Okay. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. So same उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हम बहुत सारे कर चुके हैं। The royal family hid their internal discord and presented a united front on its country. यानी कि जो रॉयल फैमिली है, शाही परिवार जो है, वो अपने इंटरनल डिस्कॉर्ड जो भी है, इंटरनल जो भी तनातनी चल रही है, उसको छुपा रही है। देयर यूज हो रहा है यहाँ पे, आप ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि फैमिली है। सो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन हो गई और प्लूरल होगी, ओके। फैमिली में एक पर्सन तो होगा नहीं, सो फैमिली है प्लूरल, इसके लिए यहाँ पर यूज करा है देयर। एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट, यानी कि एक कहते हैं ना गठजोड़ करके, मतलब ऐसा दिखा रही है कंट्री को कि हाँ हम सब एक हैं। ऑन इट्स कंट्री, ऑन तो नहीं होगा, यहाँ पर आएगा टू। अब आप देखिए इट्स नहीं आ सकता, क्योंकि फैमिली जो है वो प्लूरल है, और अगेन यहाँ पर भी देयर लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आएगा देयर। सो टू देयर कंट्री, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन।
Select the most appropriate word for the given group of words. So one word वाला question है. A room where medicines are prepared and provided. So ऐसा कमरा या ऐसा place जहाँ पे medicines prepare की जाती हैं उसको हम बोलते हैं dispensary. और वहीं infirmary एक इस तरीके की place होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो बीमार हैं उनका ख्याल रखा जाता है. ओके, सो ये दोनों में difference है. medicines prepare होती हैं dispensary में. Select the correct active form of the given sentence. So by whom was the window pane broken? किसने ये जो विंडो पेन है उसको तोड़ा? ये किसके द्वारा तोड़ा गया? ये was लिखा है यहाँ पे, that means past tense है, और by whom लिखा है, इसका मतलब हमें who से अपना सेंटेंस शुरू करना है. who चारों में आ रहा है तो आप इसको नहीं निकाल सकते इसके बेसिस पे. अब आप देख लो was यानी कि past tense में कौन कौन से नहीं है. So ये will आ रहा है, that means ये wrong है. यहाँ पे हैज ब्रोकन आ गया यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है. सो ये भी गलत हो गया, हमें पास्ट में चाहिए. अब आप यहाँ देख सकते हैं हु ब्रेक्स और हु ब्रोक. सो ब्रेक्स हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में, दैट मीन्स ये भी आपका निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. एंड ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. हु ब्रोक दिस विंडो पेन, एज सिंपल एज दैट. ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सो सिमिलर वर्ड हमको यहाँ बताना है. कोजेंट. कोजेंट मतलब होता है समथिंग विच इज इजी, विच इज ल्यूसिड, which is logical to understand, which can be perceived, जिसको समझा जा सके, which can be convincing. So this is the meaning of cogent. Okay, weak का मतलब you all know कमजोर, ineffective जिसका कोई इफेक्ट ना हो, कोई मतलब ना हो उसका. Okay, that is called ineffective. और pathetic is something which arouse your pity, which arouse sadness. So that is called pathetic. Cogent का मतलब होता है convincing. Okay. Select the correct active form of the given sentence. So passive का sentence है, active में translate करना है. A poster on Independence Day was being made by Avika. So Avika के द्वारा एक पोस्टर बनाया जा रहा है Independence Day का. अब was being लिखा है, that means ये past continuous का sentence है. So हम देखते हैं कि कौन कौन से sentences past continuous में हैं. Okay, यानी कि was being यहाँ पर आएगा. इंडिपेंडेंस डे वॉज मेकिंग अ पोस्टर. इंडिपेंडेंस डे पोस्टर बनाता है क्या? सो ये हो गया रॉन्ग. अविका इज मेकिंग अ पोस्टर. इज मेकिंग यहाँ पे हो रही है वॉज की बात, बना रही थी, इसको एलिमिनेट करो. अविका वॉज मेकिंग अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे, एकदम करेक्ट है, यही आपका सही आंसर होगा. अ पोस्टर वॉज मेकिंग अविका, कुछ भी ये मतलब डिजास्टरस सेंटेंसेस है, इनका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Identify the segment in the sentence which contains grammatical error. My friend has started a restaurant in a wooden big building in Manali. So देखो my friend has started, ये एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है. अब देखो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ है, तो आप पूरा सेंटेंस ना पढ़ के ऑप्शंस देखना, ऑप्शन में आपको समझ आ जाएगा कि गलती है या नहीं. इन मनाली एकदम ठीक दिख रहा है, अ रेस्टोरेंट ठीक दिख रहा है, इन अ वुडन बिग बिल्डिंग. अब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि गलती कहीं ना कहीं यहीं पर होनी चाहिए इसमें. ये क्यों है गलती? क्योंकि जब भी दो आप लोगों के पास एडजेक्टिव्स हो, सो ऐसा नहीं है कि आप उसको वुडन बिग इज राइट, इट्स रॉन्ग. बिग वुडन होना चाहिए था, बिग वुडन बिल्डिंग. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम बात करते हैं एक साइज की और हम बात करते हैं किसी चीज के मटेरियल की, सो हमेशा जो साइज है वो पहले आता है और मटेरियल बाद में आता है. यानी कि एक ही किसी चीज की, एक ही किसी नाउन की हम लोग दो एडजेक्टिव्स की बात करें जिसमें एक उसके साइज की बात करती है और एक उसके मटेरियल की बात करती है, तो साइज हमेशा पहले आएगा, यानी कि बिग वुडन बिल्डिंग. अब ये आप लोग याद रख लेना, यहाँ मैंने नोट करके लिखा है ओसास कॉम्प. एज इट इज 4-5 बार बोलना ओसास कॉम्प, तो याद हो जाएगा. ओ से है ओपिनियन, यानी कि किसी चीज के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है. लाइक लवली, समथिंग इज लवली, दैट इज योर ओपिनियन. जरूरी नहीं है कि वो लवली हो, दैट इज योर ओपिनियन. ओके, फिर साइज, बिग स्मॉल, ये साइज हो गया. एज, ओल्ड न्यू, 76 ईयर ओल्ड. ठीक है. शेप, ओवल शेप है, राउंड शेप है, स्क्वायर शेप है. कलर हो गया रेड ग्रीन ब्लू. ऑरिजिन हो गया कि ये अमेरिकन है, ये इंग्लैंड का है, ब्रिटिश है. ओके, सो ये इसका ओरिजिन है. मटेरियल हो गया स्टील, वुडन, आयरन, और फिर है पर्पस. सो ये एज इट इज लगेंगे अगर आप लोगों को कोई भी एडजेक्टिव्स को लगाना है किसी भी नाउन के लिए. सो ये याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. सो यहाँ पर होगा बिग वुडन बिल्डिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है. द लेडी सेड टू द प्लम्बर. लेडी ने प्लम्बर से कहा. सो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि थोड़े से बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं,
उनमें आपको सेगमेंट बाय सेगमेंट आंसर्स को देखना है और उसको एलिमिनेट करना है। पूरा सेंटेंस पढ़ के अगर आप उसको ट्रांसलेट करोगे दूसरे फॉर्म में, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हो सकता है आप गलत कर जाओ या फिर ज्यादा टाइम लगे। सो इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ो और ऑप्शंस में से देखो कि किसमें वो नहीं है जो हमको यहाँ पर चाहिए। जैसे द लेडी सेड टू द प्लम्बर, ये चेंज होगा द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर। सो अगर आस्क जिसमें नहीं लिखा है आप उसको तुरंत हटा सकते हो। जैसे ऑप्शन 4 यहाँ पे लिखा है स्कोल्डेड, सो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस में आस्क लिखा है, दैट मीन्स वी कैन कंटिन्यू विद देम। व्हाई डिडंट यू कम लास्ट वीक, तुम पिछले हफ्ते क्यों नहीं आए थे। ऑप्शंस देखते हैं। व्हाई ही हैडंट कम द प्रीवियस वीक, व्हाई ही डिडंट कम लास्ट वीक, इफ ही हैड कम द प्रीवियस वीक। अब देखिए इफ ही हैड कम से ये हो जाएगा कि वो पूछ रही है क्या तुम पिछले हफ्ते आए थे, लेकिन वो यहाँ पे व्हाई करके क्वेश्चन कर रही है कि तुम पिछले हफ्ते नहीं क्यों नहीं आए थे, ठीक है। सो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये दो ऑप्शन बचे। यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट वीक को हम लोग चेंज करते हैं द प्रीवियस वीक में। जैसे टुनाइट को जैसे कि हो गया येस्टरडे को हम करते हैं द प्रीवियस डे में, ठीक है। टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। इसी तरीके से लास्ट वीक को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस वीक में, लेकिन इसमें चेंज नहीं किया है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पूरा सेंटेंस मत पढ़ो। अभी देखो हमने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी, उसके बाद भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो इसीलिए आप सेगमेंट बाय सेगमेंट पढ़ो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच लेंथी क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। सो बहुत ही इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो व्हाई ही वॉज एंग्री विद द गार्ड। सो देखिए जो भी अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें सेकंड इंटेरोगेशन भी यूज हो, यानी कि डब्ल्यू वाले वर्ड्स व्हाई, व्हाट, वेयर, सो उसमें हमेशा व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करनी होती है। सो व्हाई वॉज ही एंग्री, व्हाई वॉज ही एंग्री, वो गुस्सा क्यों था गार्ड से, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो वो है आपके ऑप्शन 1 में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो हमको यहाँ पे 1 वर्ड का क्वेश्चन दिया है। द साइंस डीलिंग विद एक्स रेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। सो एक्स रेज जो होते हैं और एक्स रे जो किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए डिसीज के, उसको क्या बोला जाता है, उस साइंस को क्या बोला जाता है जो एक्स रेज को डील करती है। सो वो है रेडियोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दिस जो नेफ्रोलॉजी है ये आपके किडनी से रिलेटेड डिसीज को डील करती है। जो न्यूरोलॉजी है वो नर्वस सिस्टम के डिसीजेस को डील करती है। एंड पैथोलॉजी इज बेसिकली द साइंस बाय विच वी नो द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज, सो दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेडियोलॉजी। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। The patient waited in dread for the trolley it would taken him to the operation theater. जो पेशेंट है वो वेट कर रहा था उसकी ट्रॉली के लिए, वेटेड यानी कि वेट करता था अपनी ट्रॉली के लिए कि ट्रॉली आके उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएगी। सो इट वुड टेकन की जगह आएगा दैट वुड टेक। दैट यहाँ पर यूज होगा ट्रॉली के लिए, द ट्रॉली दैट वुड टेक, ओके, दैट वुड टेक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो एक्टिव में सेंटेंस है, हमें उसको पैसिव में चेंज करना है। इंडिया एंड भूटान साइंड 10 MOUs इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, एविएशन, पावर एंड एजुकेशन। अब देखिए ये सेंटेंस आपको इतना बड़ा लग रहा होगा, ऑप्शंस इतने बड़े दिख रहे हैं, काफी बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, बट यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड। वन थिंग विच यू हैव टू टेक केयर व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज दैट यू जस्ट हैव टू सी विच वर्ब इज इट। सो यहाँ पर ये है पास्ट टेंस का एंड दैट टू सिंपल पास्ट। सो आपके जो भी ऑप्शन सही होगा वो सिंपल पास्ट में ही होगा। ओके, सो हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वर्ब देखेंगे। यहाँ है आपकी हैव बीन साइंड, सो ये गलत है क्योंकि ये बात कर रही है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की। यहाँ है विल बी साइंड, सो ये हो गया आपका फ्यूचर का, सो ये भी गलत है। वर साइंड ये सही हो सकता है, और यहाँ पर है आर बीइंग साइंड, सो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। दैट मीन्स के 3 ऑप्शंस आप सिर्फ देख के ही एलिमिनेट कर सकते हो एंड दिस इज द राइट आंसर। ओके, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। सो हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वेल्थ क्रिएटर्स, सो ये तो एकदम ठीक है, दैट मीन्स इस ऑप्शन में कोई गलती नहीं है। अगर आप लोग एक एक करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इन द इकोनॉमी भी बिल्कुल सही है और आर एसेंशियल भी सही है, दैट मीन्स गलती इसमें है। अब गलती क्या है वो मैं आपको बताती हूँ।
वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल्स, वेल्थ को जो क्रिएट करते हैं वो लोग एसेंशियल हैं फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे गलती है, यहाँ पर आएगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो इन्फिनेटिव टू होता है उसको रिक्वायर होता है कि उसके साथ में एक वर्ब आए जो कि अपने बेस फॉर्म में हो। सो यहाँ पर कोई भी ऐसी वर्ब नहीं है जो कि बेस फॉर्म में हो। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये पास्ट में यूज करी गई है, ठीक है, ईडी फॉर्म में यूज करी गई है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर एक वर्ब लाएंगे, सो ऑक्सिलरी वर्ब जो है बी वो यहाँ पर यूज होगी। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि हमें वेल्थ क्रिएटर्स की जरूरत है जिससे कि मार्केट में मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। दैट इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना है, फियर ऑफ हाइट्स। देखिए फियर ऑफ हाइट्स होता है एक्रोफोबिया। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। ऑटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग लोनली, अकेले रहने का डर। जूफोबिया फियर ऑफ डेंजरस एनिमल्स, ओके। एंड जेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फियर ऑफ फॉरेनर्स। Select the most appropriate indirect form of the given sentence. So direct narration से indirect narration में translate करना है। When Rohit saw Saurabh, he said, "Oh, how tall you have grown." So यहाँ पे जो टोन है ये है exclamation की, कि वो उसको देख के एकदम से सरप्राइज हो गया कि यार तुम कितने लंबे हो गए, ठीक है। सो हम ऐसे ऑप्शंस को देखेंगे जिसमें exclamation की बात हो रही हो। ऑप्शन 3 में हो रही है ऑब्जर्व्ड। सो ऑब्जर्व्ड या नहीं है क्योंकि ये ओ को फिर सिग्निफाई नहीं कर पा रहा है, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, सो ये रॉन्ग है। सेकेंड यहाँ पर आप देखो ही कमेंटेड। सो कमेंट नहीं होगा क्योंकि हमें ओ के लिए एक एक्सक्लेमेशन जरूरी है, सो इसको भी हम निकाल सकते हैं, इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। When रोहित सॉ सौरभ, ये दोनों में ही आ रहा है। He exclaimed that he यानी कि सौरभ had grown very tall, और यहाँ लिखा है he was grown। पहली बात तो यहाँ very tall नहीं लिखा, tall नहीं लिखा, सो आप उससे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पे लिखा है have, और जब have को हम पास्ट में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है he said ये पास्ट में है, एंड इसके अकॉर्डिंग ये वाला वर्ब भी चेंज होता है। सो यहाँ पे had आना चाहिए जो सिर्फ इस ऑप्शन में है। इसमें लिखा है he was grown, सो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दिस have का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। दैट मीन्स 1 इज द करेक्ट आंसर। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. This is one of the best book that I have read. अब देखिए अगर आपने एडजेक्टिव वाला चैप्टर प्रॉपरली पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। नहीं तो आप अगर हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करके देखो तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो बुक है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, यानी कि जो बेस्ट बुक्स हैं उसमें से ये एक है। सो यहाँ पर आप हिंदी में भी देखो तो आपको समझ आ रहा है कि बेस्ट बुक्स तो बहुत सारी होंगी जिसमें से ये एक है, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे एक एस की जरूरत और है, और ये आपको मिल रहा है ऑप्शन 2 में, विच इज द राइट आंसर हियर। Identify the segment in the sentence which contains grammatical error. Most of the work of this NGO are of little benefit to the disadvantaged. यानी ये जो NGO है जिसकी भी बात हो रही है वो ज्यादातर जो काम करता है वो डिसएडवांटेज जो सेक्शन है पीपल का उसके लिए बहुत ही कम बेनिफिट का है या नेग्लिजिबल बेनिफिट का है, ओके। सो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्क ये यहाँ पर सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा और यहाँ पर आएगा इज, ना कि आर ऑफ। इट विल बी इज ऑफ लिटिल बेनिफिट, सो यहाँ पर हमारा मिस्टेक है, ओके। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। Addressing a public meeting, Rajnath Singh said, "Whatever talks take place, they will be on the issue of Pakistan occupied Kashmir." So एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते समय राजनाथ सिंह ने बोला, यहाँ पे सेड है ध्यान रखना, इन्होंने बोला कि अब जो भी बात होगी वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो अगर ये पास्ट में है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, सो यहाँ पर पहले तो एक पास्ट लगेगा, ये होगा टुक, ठीक है। और यहाँ पर दे विल बी, सो विल बी का होगा आपका वुड बी। ये दोनों चीजें आप देखो कि कौन से ऑप्शंस में आपको दिख रही हैं। पहला है टुक प्लेस और दूसरा वुड बी। यहाँ पे टुक दिख रहा है पर वाई की बात हो रही है, वाई दे वर नॉट ऑन द इशू। सो ये तो अपना जो एड्रेस हम जो करना चाहते हैं अपने एक्टिव वॉइस के थ्रू वो नहीं निकल पा रहा है। सेकेंड टेक है और विल बी है, दैट मीन्स इसने प्रेजेंट को ही एज इट इज रख दिया, सो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका है टुक प्लेस एंड वुड बी, ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। फोर्थ भी देख लेते हैं, इफ देयर वर टॉक्स। सो इफ की तो बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ पे लिखा है वॉट एवर,
सो वो एज इट इज ट्रांसलेट होगा इफ नहीं आएगा, एंड दैट हैड टू बी ऑन द इशू ऑफ पीओके। ऑल्दो ये बात वही कर रहा है जो इस सेंटेंस में है, लेकिन वो एज इट इज हमको वही जो हमको एक्टिव में दिया है, सॉरी जो हमको डायरेक्ट फॉर्म में दिया है वही हमको इनडायरेक्ट में लिखना है। अपने मन से हम उसी सेंटेंस को दूसरे वे में नहीं लिख सकते। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो है आंसर 3। ओके, select the most appropriate option to substitute the underlined segment. We urgently need well qualified teachers for our school. हमें अर्जेंटली हमारे स्कूल के लिए अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड टीचर्स की जरूरत है। सो अर्जेंटली नीड। ओके, अब यहाँ पर हमें फॉर अवर स्कूल बताना है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सो इट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हिंदी में अगर देखें तो ये कहना चाह रहा है कि हमें हमारे स्कूल के लिए, ओके, और जो फॉर है दैट सिग्निफाइज के लिए। सो इट इज एग्जैक्टली राइट एंड हियर वी डोंट नीड एनी इम्प्रूवमेंट। ओके सो गाइज दैट वाज पार्ट 2, और नेक्स्ट पार्ट के साथ भी मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई शैल सी यू वेरी सून। बाय।